हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो, हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आवंत, 11th क्लास का रसायन विज्ञान। ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध में मैंने आपको समझाया था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर हमने ऐसे अणु जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आबंध है, उनके अंदर हम लोगों ने निकालना सीखा था द्विध्रुव आघूर्ण। किसी का 0 होता है, किसी का कम होता है। कम क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है ना, यानी सभी अलग अलग आबंधों का द्विध्रुव आघूर्ण का औसत निकालते हैं और फिर हम लोग उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं। ठीक है। उसी में एक हमारे पास था CCl4 का। कौन था बताओ? CCl4 क्या बताओ? CCl4। तो CCl4। अब CCl4 बताओ कि किस तरह का अणु है? ये अणु हमारा है ध्रुवीय। कैसा बताओ? गलत, ध्रुवीय नहीं है। C के पास कितने? 3 और 1 4 Cl आबंध है। हर एक आबंध ध्रुवीय है। देखो, ये आबंध ध्रुवीय है। Cl अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इस Cl की ओर क्या हो रहा है? आकर्षित। तो डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब ऐसे क्या होगा? ये वाला Cl ऊपर खींचेगा, ये Cl इधर खींचेगा। तीर से मैं क्या दिखा रहा हूं? द्विध्रुव आघूर्ण को तीर से दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा नीचे जाएगा, ये हमारा इधर। अब देखो, ये दोनों, ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण और ये वाला, दोनों समान है लेकिन विपरीत दिशा में है। परिमाण इनका समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसीलिए इनका प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ में प्रभाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समान परिमाण है और उसकी जो दिशा है वो विपरीत है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में खत्म। ठीक है। इसका जो पूर्ण, जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय। क्या है ये? देखने में लगता है कि ध्रुवीय। ठीक है ना। आप तो ध्यान रखना। इसी में हमारा जो अगला एक टॉपिक था, एक कॉन्सेप्ट था, हम आपको समझा रहे थे कि एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि फ्लोरीन देखो, NH3 में कौन है? एक होता है NH3 और एक होता है NF3। NF3 में कौन है? फ्लोरीन। कौन है बताओ? फ्लोरीन क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी होता है ना। और H क्या होता है? कम विद्युत ऋणी। अब हाँ, चौथी लगाना भूल गए, लगा दी। ठीक है। अब ये जो मेरे पास NF3 है और ये जो NH3 है, इन दोनों में अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? दोनों में से इसकी बात होगी। ठीक है ना। देखो, इसमें एक बात ही आता है कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी है, किंतु NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहा मैंने? द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की अपेक्षा अधिक क्या है? अधिक है ना। क्यों है अधिक? हमें जानना है अधिक। देखो क्या लिखा मैंने कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, किंतु NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की अपेक्षा अधिक है। क्यों? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? हाँ भाई, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? देखो ध्यान से, अब हम यहां पर समझेंगे। ठीक है। पहले हमें इसका बनाना है स्ट्रक्चर। N पहले हम लोग इधर देखो H बनाएंगे, इधर H बनाएंगे, इधर हम लोग H बनाएंगे। और ये क्या है?
ये क्या होता है जो ऊपर लगाते हैं, ये सिंबल है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे हमारे पास होगा दूसरा नाइट्रोजन, इधर F आ गया, इधर भी F आ गया है ना, इधर भी F आ गया। और ये कौन है बताओ, ये है इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है ये, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो रासायनिक आबंध में भाग नहीं लेते, उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो अब हम कह रहे हैं कि जो H है वो कम विद्युत ऋणी है और नाइट्रोजन क्या है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन H के नाइट्रोजन की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है हर एक बंध का, वो कहां की ओर होगा बताओ, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है ना। और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका भी कहां की ओर होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। क्या चीज है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अब देखो इसमें ध्यान से, अब इसमें अगर हम देखें तो फ्लोरीन क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है। कौन, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाइट्रोजन का वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। देखो ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा, और ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। और यहां पर आप ऐसे कट लगाओगे, ठीक है ना, ऐसे प्लस होगा इसमें इधर। अब देखो ध्यान से, दिख रहा है, देखो ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से डेल्टा प्लस आएगा किसके ऊपर, एन के ऊपर। तो हम कहना ये चाहते हैं कि देखो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहां है, ऊपर की ओर, जो कि इन तीनों से विपरीत है, इन तीनों से। और जो फ्लोरीन का है वो नीचे की ओर है। तो जब इस तीनों का हम जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जितना होगा उसको माइनस करना पड़ेगा उसको, यानी उसमें एक तो है विपरीत और बाकी दो है एक साथ। तो इसकी जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसके साथ में क्या होगा, ऊपर वाले का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसे घटाना पड़ेगा तीनों फ्लोरीन परमाणु के द्विध्रुव आघूर्ण के जोड़ में से, ठीक है ना। और जो ये वाला इधर हो गया, इसमें देखो हाइड्रोजन के जो तीनों का है वो ऊपर की ओर है, तो उसको भी जोड़ेंगे। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो भी ऊपर की ओर है, तो सारे एक ही दिशा में है। तो जब हम इस NH3 का निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण तो चारों को जोड़ करके आएगा, तो इसका ज्यादा होगा। क्या होगा इसका, कितना होता है देखो वो लिखते हैं हम लोग इधर। तो इसका जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण किसका, NH3 का, वो होता है 4.9 गुना 10 की पावर कितना, -30 कूलम पर मीटर, ठीक है ना। और जो इसका होता है ये कौन है, NF3, इसका होता है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है ना भाई। कितना होगा बताओ, -30 कूलम मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो फिर हम बढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू, ठीक है। छापो, देखो अब हम यहां लिखेंगे लैंग्वेज कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। यह आपको ध्यान से समझना है। देखो NH3 की किसकी कहा मैंने, NH3 की NH3 में क्या होगा भाई, NH3 में N परमाणु किस पर, N परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, दिख रहा होगा ना,
इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण NF, ठीक है, NF बंद है ना, आबंधों, NF आबंधों की परिणामी द्विध्रुव परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। क्या लिखा? कक्षक का द्विध्रुव आघूर्ण NF आबंधों की परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा। बताओ किसमें होती है? विपरीत दिशा में। हाँ, दिशा में होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, लिख दिया? नहीं भैया, लिखो। ये क्या लिखा? हाँ, इधर विपरीत बेटे, ये लिखा है विपरीत। क्या लिखा है? ये लिखा है विपरीत दिशा। अच्छा, तुम ये कह रहे हो, देखो विपरीत दिशा में, इसमें ना, अच्छा ये होता करो ना, होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। चापो। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, हाँ भाई, कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, लिखो कक्षक द्विध्रुव कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, ठीक है भाई। देखो भाई, जो ना समझाया उसी को हमें बस किसमें, लैंग्वेज में लिखना है। NF आबंध, क्या कहा मैंने? NF आबंध, अच्छा देखो, NF आबंध आघूर्णों के परिणामी, NF आबंध आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण को कम करता है, ठीक है ना। क्या करता है? कम कर देगा, ठीक है ना। आघूर्ण के प्रभाव को, आघूर्ण, इधर लिखो ना, आघूर्ण के प्रभाव को कम करता है। क्या करता है बताओ? है ना, कम कर देता है, ठीक है। चाप लो, कम करता है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है जिसके फलस्वरूप NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? तुलना में कम होगा, ठीक है भाई। कर कॉपी।
ठीक है, तो ये हमारा था क्या, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्या था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। अब आता है इसके बाद में फेजांस नियम, फेजांस रूल। ठीक है, छाप लो इसको। हो गया, सब गया है ना। चलो आगे बढ़े आप लोग। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, फेजांस का नियम लिखो। फेजान, क्या नाम है इसका, फजांस, फजांस लिखा है ना हिंदी में, फजांस, फजांस का नियम। ठीक है भाई, अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे फेजांस, फेजांस रूल। ठीक है ना, फेजांस रूल। ठीक है भाई, आपको देखो फैजान साहब ने क्या कहा, फैजान साहब ने कहा कि जिस प्रकार से सहसंयोजी आबंध पूर्ण सहसंयोजी नहीं होता, यानी सहसंयोजी आबंध में आयनिक लक्षण आ जाता है। क्या आ जाता है, आयनिक लक्षण। देखो भाई, ऑक्सीजन अणु है, कौन है बताओ। अब इसके बीच में जो आबंध है, दो द्विआबंध है। ये आबंध किस टाइप का है, यह है सहसंयोजी आबंध। कैसा बताओ, सहसंयोजी आबंध है, नहीं है, यह है सहसंयोजी आबंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये बिल्कुल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, बिल्कुल शुद्ध सहसंयोजी आबंध है ये। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि HCl के अंदर, किसमें, तो H और Cl के बीच में जो बंध है, जो आबंध है इसके बीच में, ये आबंध सहसंयोजी पूर्ण रूप से नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो Cl है, ये क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व। क्या होता है ये, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ये कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, Cl की तरफ। यहां पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये सहसंयोजी आबंध होते हुए भी पूर्ण सहसंयोजी नहीं है। इसके अंदर क्या है, आंशिक आयनिक लक्षण होता है। क्या होता है, आंशिक आयनिक गुण इसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार से फैजान ने समझाया कि जो आयनिक आबंध होते हैं, Na हो गया और क्या हो गया Cl, तो ये आयनिक आबंध। क्या है ये, आयनिक आबंध है। तो जिस प्रकार से सहसंयोजी आबंध में आंशिक आंशिक आयनिक गुण आते हैं, उसी प्रकार से आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी गुण आते हैं। ठीक है ना, और वो दिया किसने, फैजांस ने। ठीक है ना, तो हम उसी को यहां पर अब समझेंगे फैजान के नियम। ठीक है ना, तो देखो, जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक गुण या आयनिक अभिलक्षणिक गुण होते हैं, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी, आयनिक आबंध में भी सहसंयोजी आबंध में भी, है ना, ये लिखो, आंशिक अभिलक्षणिक गुण आ जाते हैं। ठीक है ना, और वो गुण कौन कौन से और कैसे कैसे आते हैं, उसको डिटेल में समझाया किसने, फैजांस ने। जिसकी विवेचना
फैजान, नहीं फजान, फजान ने की। ठीक है भाई, तो पहला गुण क्या कहा उसने? पर सुनो, जितने भी आयनिक आबंध होते हैं वो धातु और अधातु के बीच बनते हैं। तो जो धातु होते हैं वो धनायन बनाते हैं और जो अधातु होते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो जितना ज्यादा, क्या कहा मैंने, जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन का आकार छोटा होगा और ऋणायन का आकार बड़ा होगा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा सहसंयोजी गुण पाया जाएगा। ठीक है ना? किसने कहा ये बताओ? पहचान ने। ठीक है ना? तो आप इसका पहला गुण इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे? धनायन का आकार घटने व ऋणायन का आकार बढ़ने पर आयनिक आबंध में सहसंयोजी गुण की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यह इसका पहला नियम। तो ये था क्या इसका पहला गुण। अगर जितना ज्यादा धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा, उसमें क्या होगा? सहसंयोजी गुण ज्यादा आएगा। देखो अब मेरी बात सुनना, एक मेरे पास है AgCl, क्या मेरे पास में? AgCl। एक मेरे पास में है NaCl। भाई दोनों के अंदर आयनिक बंध है, क्या है? NaCl, और एक यहां पर है AgCl। दिख रहा है? किस आबंध में आयनिक गुण ज्यादा होगा? आयनिक गुण का मैंने, किस आबंध में आयनिक गुण ज्यादा होगा? हाँ, आयनिक गुण ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें सहसंयोजी गुण भी आ गया हो, मतलब कम होगा। तो इसमें से अगर हम तुमसे यह पूछ लें कि कौन से आबंध में सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा, तो सहसंयोजी गुण ज्यादा इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा आकार में होगा और ये ठोस आकार में बड़ा होगा। तो जितना इसका आकार घटेगा धनायन का और इसका आकार बड़ा होगा, उतना इसमें क्या होगा? सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। अब Na क्या है? Na इतना ज्यादा छोटा नहीं है इसकी तुलना में, Cl की तुलना में। यहां पर Cl की तुलना में Ag ज्यादा छोटा है, Ag आकार में। ठीक है ना? क्योंकि ग्रुप समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार में कमी आती है। तो इसका आकार, धनायन का आकार में कमी है। देखो क्या लिखा है? धनायन का आकार घटने, इसका आकार घट गया तो ये जो आयनिक बंध है इसमें क्या घुस गया होगा? सहसंयोजी गुण। और यहां जो सोडियम है इसका आकार उतना छोटा नहीं है, तो ये जो आयनिक होगा ये प्योर आयनिक तो नहीं होगा, लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है ना? तो ना ये आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है भाई? तो इसमें क्या होगा? अधिक सहसंयोजी गुण। ठीक है ना? समझ में आया? ये बात आप इसमें ध्यान हमेशा रखेंगे। तो ठीक है कि नहीं है? अगला देखो सेकंड गुण क्या है इसके अंदर, दूसरा। अगला बहुत इंपोर्टेंट है, धनायन व ऋणायनों पर आवेश की
आवेश की मात्रा बढ़ने पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर आयनिक आबंधों में सहसंयोजी गुणों की भी वृद्धि होती है। क्या क्या होती है? वृद्धि होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें देखो एग्जांपल देखो, इसमें देखो एक हमारे पास क्या है, तो ध्यान सुनना। एक मेरे पास है NaCl, ठीक है। एक मेरे पास है MgCl। यहां पर 2 प्लस है, यहां पर क्या है? 2 प्लस है ना, यहां पर क्या है? 1 प्लस है, यहां पर 1 माइनस, यहां पर भी 1 माइनस। तो ये जो आयनिक बंध है, एक तो NaCl का आयनिक बंध और एक MgCl का आयनिक बंध, दोनों आयनिक बंध में से कौन से आयनिक बंध में ज्यादा सहसंयोजी गुण होगा? इसमें MgCl वाले में। क्यों? MgCl का जो आयनिक बंध होगा उसके अंदर अधिक सहसंयोजी गुण होंगे, जबकि ये जो हमारे पास NaCl है, इसके जो आयनिक बंध है उसमें सहसंयोजी गुण थोड़ा कम होगा MgCl आबंध की तुलना में, क्योंकि यहां जो मैग्नीशियम धातु है, उस मैग्नीशियम धातु के ऊपर जो धनायन है वो 2 प्लस अधिक आवेश रख रहा है, और जो सोडियम परमाणु है, जो सोडियम एटम है, उसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज वो 1 है, यानी कि वहां पर लेस पॉजिटिव है। तो आवेश में वृद्धि होने पर क्या होता है? आयनिक आबंध में सहसंयोजी गुणों की जो लक्षण है ना, वो बढ़ जाता है आवेश होने पर, ठीक है ना। ये हमारा था क्या? दूसरा नियम। अब इसका तीसरा नियम को क्या कहता है? नियम संख्या 3 क्या कहता है बताओ? ठीक है, तीसरा ये हो गया। देखो पहले बात हुई किसकी? आकार की, फिर बात हुई किसकी? आवेश की। अब आकार और आवेश समान हो, तो आकार और आवेश समान हो जाए तो क्या देखेंगे? तब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो क्या होगा, अब इसमें लिखो समान आकार व आवेश, क्या कहा मैंने? आकार व आवेश, समान आकार व आवेश के धनायनों में से, भाई तो सुनो, मेरे पास 2 होंगे यौगिक, दोनों के पास क्या होगा? धनायन होगा, है कि नहीं? तो उस पॉजिटिव वाले के पास ज्यादा सहसंयोजी गुण होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रवृत्ति नोबल गैस अक्रिय गैस की ओर ना जाकर के संक्रमण तत्व की तरफ जाए। कहां जाए? संक्रमण तत्व की ओर जाए, ठीक है ना। उस में से उस धनायन की आबंध ध्रुवणता, या कह लो ध्रुवण क्षमता, उस धनायन की आबंध ध्रुवणता अधिक होगी, ध्रुवणता अपेक्षाकृत अधिक होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या कहा मैंने? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या कहा मैंने? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार व क्षारनिर्लिप्त धातुओं के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार व क्षारीय मृदा धातुओं के उत्कृष्ट गैस, जानते हो उत्कृष्ट ऐसे लिखते भाई, धातुओं के धरायन का उत्कृष्ट गैस विन्यास उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है बताओ? NH2 NP6 के अनुरूप है ना, के अपेक्षा संक्रमण धातुओं के, हाँ के अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप है, N-1 अनुरूप यानी कि NS है, N-1 N-1 ब्रैकेट N DM N-1 क्या है इसमें? N-1 DN और NS0 होनी चाहिए, ठीक है भाई, होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे क्या, फेजान्स का नियम। आई होप कि आपको फेजान्स का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर रासायनिक आबंध वाले इस भाग में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा वेस्पर थ्योरी क्या होता है, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अगली क्लास में होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सभी को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।